नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर किया त्यागपत्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा रहे मौजूद। उत्तराखंड में प्रवेशोत्सव अभियान का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर से किया आगाज। कहा, नए छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना अभियान का उद्देश्य। हरिद्वार का पुस्तकालय घोटाला मामला। हाईकोर्ट ने दिए भाजपा विधायक मदन कौशिक को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश। 2010 के मामले में दायर की गई है जनहित याचिका। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज को मिली बड़ी सौगात। कोरोना की चौथी लहर से पहले जीनोम सिक्योरिटी लैब की मंजूरी। प्रदेश भर में कोरोना टेस्टिंग के लिए होगी उपयोगी साबित। जसपुर के भोगपुर डैम इलाके में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हाथ अफीम कारोबारियों की गाड़ी से करीब 32 लाख रुपए बरामद। जांच जारी। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो गया है। उनके लिए चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में शानदार जीत हासिल की थी। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट खटीमा से हार गए थे। ऐसे में फिर पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद कई विधायक अपनी सीट खाली करने की इच्छा जता रहे थे। चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले अपनी सीट खाली करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी ने सबसे पहले चंपावत का दौरा भी किया था और इससे चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि वो यहीं से उपचुनाव लड़ सकते हैं। आज हमारे माननीय विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया था और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के बाद पहले स्वीकार किया। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जीजीआईसी श्रीनगर से प्रवेशोत्सव अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य नए छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना है। यह अभियान 20 से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रत्येक जिले के जो 10 स्कूल सबसे ज्यादा छात्रों को एडमिशन देंगे, उन्हें एक कंप्यूटर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को 5,000 रुपए, जूनियर स्कूल को 10,000, हाई स्कूल को 15 और इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को 20,000 रुपए पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदने के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी और जो छात्रा साइकिल नहीं लेना चाहती तो उनके खाते में 2,850 रुपए डाले जाएंगे। विद्यालय है, हाई स्कूल है और इंटर कॉलेज है। लगभग 20,000 स्कूलें हमारे प्रदेश में हैं। सरकार की तरफ से एक अभिनव कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आज से लेकर और 30 तारीख तक हम हर स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन आज मैंने यहाँ से किया। हमारे अधिकारी, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी वो अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और आज यहाँ पे 32 बच्चों ने एडमिशन लिया है।
और सरकार ने एक पारितोषिक दे रही है कि हर जिले में जो टॉप 10 स्कूल होंगे जो कि सर्वाधिक बच्चों का एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूलों में, उनको सरकार की तरफ से एक कंप्यूटर जो है पारितोषिक दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से किराया बढ़ोतरी की चर्चाएं जोरों से चल रही हैं, जिसकी जानकारी खुद उत्तराखंड परिवहन मंत्री ने दी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि प्रदेश के वाहन स्वामियों ने किराया बढ़ोतरी की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से आमदनी का स्तर गिरता चला जा रहा है। 2 सालों में कोरोना का जिस प्रकार से प्रकोप रहा है, इससे गाड़ी चालक काफी ज्यादा प्रभावित हुए। अब एक बार फिर व्यापार पटरी पर लौटा है, लेकिन महंगाई ने लगातार व्यवसायियों की कमर तोड़ के रख दी है, जिसे लेकर तमाम वाहन स्वामियों ने किराया बढ़ोतरी की बात की। तो वहीं आपको बता दें कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि किराया बढ़ोतरी की मांग पर गौर करके शासन स्तर से कुछ उचित निर्णय लिया जाएगा। द्वारा लगातार किराए बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सब जानते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम इस बीच बढ़े हैं, तो और कई वर्षों से किराए भी नहीं बढ़ा है। मगर अभी जो 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, उसमें हमने एक कमेटी बनाई हुई है, 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर एसटी की बैठक में उसको हम रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि यात्रियों को भी उसका बोझ न पड़े और जो हमारे जो वाहन स्वामी हैं उनको भी इतना नुकसान न हो। दोनों को बैलेंस बना के हम लोग निर्णय लेंगे ताकि 4 धाम यात्रा सुव्यवस्थित चल सके। तो वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या रहने वाली है और इसी को लेकर उत्तराखंड रोडवेज ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। 4 धाम मार्ग पर पिछली यात्रा की अपेक्षा इस बार अधिक बसों को चलाया जाएगा और साथ ही कुछ प्राइवेट वाहनों की भी मदद ली जाएगी। कोरोना के बाद ऐतिहासिक होने जा रही है और 4 धाम यात्रा सुगम हो, निष्कंटक हो और ऐतिहासिक हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास किया जा रहा है। और कल ही मैंने परिवहन विभाग के अधिकारी और निजी वाहन स्वामी जो भी 4 धाम यात्रा में हमें सहयोग करते हैं, सबकी संयुक्त बैठक ली है और उनकी बहुत सी समस्याएं थी, उनके निराकरण के निर्देश भी जारी किए। और रोडवेज की जो भूमिका 4 धाम यात्रा में है वो बहुत कम है, कुछ लगभग 50 गाड़ियाँ वो लगाते हैं। इस बार मैंने निर्देश दिए हैं कि रोडवेज की कुछ अन्य बसें भी लगाई जाए ताकि रोडवेज की आमदनी भी बढ़े, मगर गाड़ी की फिटनेस, उसका रख रखाव बढ़िया ढंग से हो ताकि रोडवेज की गाड़ियाँ भी 4 धाम यात्रा में चलें। और कोशिश होगी जो कुमाऊँ की हमारी KMOU, JMU और जो अन्य जो गाड़ियां हैं उनको भी टाइमबद्ध तरीके से उनका भी सहयोग लिया जा सके, क्योंकि इस बार 4 धाम यात्रा में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की पूरी संभावना है। इसलिए हम उसको सुव्यवस्थित, सुरक्षित यात्रा करने के लिए पूरे ईमानदारी से और निष्ठा से प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिविर का अवलोकन भी किया और शिविर में पहुंचे हुए लोगों से बातचीत की। चिकित्सा शिविर में डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों को डिजिटल हेल्थ कार्ड और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए और साथ ही विकलांग प्रमाण पत्र भी दिए गए। हाँ जी जी आज यहाँ पर 6 लोग मैं मिल बंद करा दो यार। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने केंद्रीय कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एरी ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है। दल में नए सिरे से सभी सदस्य अपना सदस्यता व नवीनीकरण करेंगे और उन्हीं को ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर से लेकर जनपद स्तर व केंद्रीय स्तर तक जिम्मेदारी नवीनीकरण सदस्यों को ही दी जानी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत व निकाय चुनावों में दल मजबूती के साथ तैयारी रहेंगे।
तो वहीं एरी ने कहा कि चंपावत विधानसभा के विधायक ने त्यागपत्र देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने पर चुनाव होना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि दल चंपावत का उपचुनाव लड़ेगा, लेकिन पहले कार्यकारिणी घोषित होगी। हमने 2 समीक्षा बैठक की चुनाव के बाद, और उसमें मोटे तौर पर आप जो और फैक्टर तो अलग थे, लेकिन ये हुआ कि कार्यकारिणी में थोड़ा शिथिलता आ गई है और कार्यकारिणी ने एक पूरी टीम की ओर से तरह से काम नहीं किया, तो इसको भंग करके दोबारा कार्यकारिणी बनाई जाए। तो हमने कार्यकारिणी भंग कर दी और उसकी जगह पर एक तदर्थ संचालन समिति बनाई है 25 लोगों की। वो कार्यकारिणी के पुनर्गठन तक विभिन्न जो निर्णय लेने हैं या कार्यक्रम देने हैं उसका निर्णय करेगी, और उसके बाद जब कार्यकारिणी बहाल हो जाएगी तो उसके बाद वो संचालन समिति स्वतः बन। वहीं देहरादून के निजी होटल में सिविल सर्विस डे के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे ने शिरकत की। पांडे ने मीडिया से बात करके बताया कि यहां आए विद्यार्थियों से बात करके काफी अच्छा लगा और आने वाले वर्षों में इनके हाथ में भाग दौड़ होगी। कार्यशाला में उपस्थित हुए सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने भी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य को लेकर बात कही। भी हमारे मानक थे या सर्विस डिलीवरी के जो सिस्टम थे उसमें काफ़ी चेंजेस आया है। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर जगह तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, और जो पहले हमें कई दिन किसी काम को अंजाम देने लगते थे, अब कम समय में हम उन कामों को कर पा रहे हैं। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए सिविल सेवाओं में भी कार्यप्रणाली में, कार्यपद्धति में और हमारे सोच विचार के तरीके में परिवर्तन आया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला में बच्चों को एक किस तरीके से आगे तैयारी करनी। एक तो बच्चों को इसकी अंडरस्टैंडिंग, देखिए ये बच्चे जो आज 10th में 12th में पढ़ रहे हैं, ये अभी 10 जो हमारा एसडीजी का 2030 तक का जो एजेंडा है, तो उस वक्त बड़े यूथ होंगे और अपने उसमें जा रहे होंगे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा क्या रोल हो सकता है, हम कैसे इसको समझ सकते हैं और आगे उनका जो फ्यूचर आगे किस तरीके से अपने अपने ऑप्शंस आगे। यहाँ पे उपस्थित हैं। स्वागत संबोधन में और प्रारंभिक संबोधन में पूर्व मुख्य सचिव महोदय इंदु कुमार पांडे जी के द्वारा सिविल सर्विसेज पे पूरा प्रकाश डाला गया। सिविलाइजेशन का जब से दौर शुरू हुआ तब से लेके आज तक जो भी परिवर्तन सिविल सेवाओं के क्षेत्र में हुए हैं उस पर उनके द्वारा प्रकाश डाला गया। हाईकोर्ट ने 2010 में हरिद्वार में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद तत्कालीन विधायक मदन कौशिक को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी तक पुस्तकालयों का संचालन नहीं हुआ है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि पुस्तकालयों का संचालन 2019 में हो गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक ने विधायक निधि से करीब 1.5 करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा आवंटित किया था। पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक की फाइनल पेमेंट कर दी गई थी, लेकिन आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया है। आरोप था कि विधायक निधि के नाम पर विधायक ने तत्कालीन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मिलकर बड़ा घोटाला किया है। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। अब मुख्यमंत्री धामी के 4 धाम यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर भी राजनीति की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ये बयान बेहद शर्मनाक है। इस बयान के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश में धार्मिक भेदभाव की धारणा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के एक और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई।
तो वहीं उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है, जहां एक और भाजपा के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत विधानसभा की अपनी सीट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ दिया है और ये तय हो चुका है कि चंपावत विधानसभा से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में उतरेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि आप पार्टी उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को पूरी तैयारी के साथ उतारेगी। हालांकि कर्नल कोठियाल ने अभी प्रत्याशी के नाम पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनका कहना है कि उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने तक आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर देगी। तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और आलम यह है कि रोजगार को लेकर इतनी मारामारी है कि या तो सरकार की तरफ से वैकेंसी ही नहीं निकली या फिर परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो जाता है। तो कई बार परीक्षा होने और रिजल्ट आने के बावजूद भी ज्वाइनिंग को रोक दिया जाता है, जिसे लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रही है। सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर खूब हंगामा काटा। तो वहीं अब वन विभाग में होने वाली भर्तियों को सरकार के द्वारा रोक दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें अब जीनोम सिक्योरिटी लैब बनने जा रही है, जो कोरोना टेस्टिंग के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल पांडे ने बताया कि भविष्य में चौथी लहर की तैयारी के लिए शासन व प्रशासन की मदद से जीनोम सिक्योरिटी लैब बनाई जा रही है, जो आगामी एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी। वहीं जसपुर में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी नशे का कारोबार है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। भोगपुर डैम इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां अफीम कारोबारियों की गाड़ी से पुलिस ने 32,68,500 रुपए की धनराशि बरामद की। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वीर सिंह ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि यहां अफीम बेची जा रही है, जबकि जब वो मौके पर पहुंचे तो गाड़ी में उन्हें 32,68,500 रुपए नकद भी मिले और पूछने पर उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद पैसे और गाड़ी दोनों को सीज कर दिया। तो वहीं भीमताल झील में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां राहगीरों ने भीमताल झील में एक शव तैरते हुए देखा और तुरंत भीमताल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त थपलिया मेहरा गांव निवासी गोपाल ब्रिजवासी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।